जो हमारी ये क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का यानी पीजीआई का है। और हम लोग बात कर रहे हैं सिलेबस के आधार पे। तो सिलेबस नंबर अगर हम यूनिट नंबर बात करें तो 4 अभी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक उपागम होता है, इसी उपागम को ऑब्लिक करके आप प्रारूप का भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चरण के बारे में पढ़ेंगे। बस यही 2 चीज़ें रह गई हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ये दोनों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों से बनाया जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में देखेंगे समाज की भूमिका क्या है और समाज कितने प्रकार की होती है और समाज की विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के साथ साथ यूजीसी के अगर बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट है, ठीक है। ये भी वहाँ पर पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो उपागम होता है, जो अप्रोचेज ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सामुदायिक कल्याण के लिए विभिन्न अभिगम का मतलब भी उपागम ही होता है, का प्रयोग संगठनकर्ता के द्वारा किया जाता है। और सामुदायिक संगठन में जो अभिगम है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। अब ये जो अप्रोच आप लगाते हैं जब, तो वहाँ पे अपने वैज्ञानिक ज्ञान और निपुणताओं के माध्यम से सामुदायिक कल्याण और विकास की बात करते हैं। और ये कल्याण और विकास की बात तब होगा जब आप उपागम लगाओगे। उपागम लगाने का तरीका होता है कि आप वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब होता है कि जब कोई एक्टिविटी आप करते हैं तो वो क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। और क्रमबद्धता का मतलब ये बताता है आप लोगों से कि समस्या का आपने शुरुआत में अध्ययन किया है, फिर निदान किया है, फिर उपचार किया है। तो ये सुव्यवस्थित ढंग से जब किसी क्रिया पे आप काम करते हैं तो वह बेसिकली सफल होता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे अपनी स्किल यानी निपुणता, कौशल का भी आप प्रयोग करते हैं ताकि समुदाय का विकास हो सके। जो उस कम्युनिटी के लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कुछ ऐसे उपागम, जैसे एक कहा गया व्यक्तिक उपागम, ये मुख्य रूप से कॉमन देखने को मिलते हैं। तो सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता जो है व्यक्तिगत या व्यक्तिक उपागम का प्रयोग करते हुए समुदाय के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं और समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक विकास के लिए चयनित कर समुदाय के साथ मिलकर काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ व्यक्तिक उपागम में जैसे कि कम्युनिटी में कई लोग हो सकते हैं और पर्सनल, मान लीजिए किसी एक क्लाइंट को या एक सेवार्थी को कोई प्रॉब्लम आ गई कम्युनिटी के एक सदस्य को, तो आप वहाँ पे मनोसामाजिक अध्ययन व्यक्तिगत रूप से करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जब आप करते हैं तो आपने वहाँ पे व्यक्तिक उपागम का प्रयोग किया है। तो पहले आपने उसकी नीड को देखा, जैसे आपने अध्ययन किया तो उसके पास कुल टोटल 10 समस्याएं दिखी और 10 समस्याओं में से जो आपको लगा कि सबसे अहम समस्या है जिस पर हमें काम करना चाहिए, तो आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। यानी आवश्यकताओं के आधार पे आपने एक समस्या, 10 में से एक समस्या को आपने प्राथमिकता दिया और उस समस्या पर आप काम करना शुरुआत कर देते हैं। तो वह क्रिया आपकी क्या कहलाती है? व्यक्तिक उपागम कहलाती है। उसके बाद आता है सामुदायिक शिक्षा उपागम। सामुदायिक संगठन में संगठनकर्ता समुदाय के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करता है। देखिए, सामुदायिक शिक्षा उपागम में एक शब्द आपके सामने मिला है, जागृति। जागृति का मतलब यहाँ पे चेतना से रिप्रेजेंट किया गया, यानी जागरूक से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया कि सामुदायिक संगठनकर्ता समुदाय के प्रत्येक सदस्य की उसकी आवश्यकता के प्रति जागरूक करता है और सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करता है। वह समुदाय के आंतरिक और बाह्य साधनों की जानकारी करता है और संसाधनों या साधनों के क्रियान्वयन के लिए सदस्यों की सहभागिता की ओर प्रोत्साहन देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सामुदायिक शिक्षा उपागम में यहाँ पे जो समुदाय के लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनको जागरूक करके उन्हें पार्टिसिपेट की भूमिका में लाना, यानी सहभागिता की भूमिका में लेके आना, यानी भागीदारी की जो भूमिका है वो अहम मानी जाती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर उसे ये बताया जाएगा शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से कि अगर उसके पास कोई आंतरिक समस्या है या बाह्य समस्या है, उस समस्या पर किस तरीके से वो काम करेगा, इस पर चर्चा करता है सामुदायिक शिक्षा उपागम। तो वित्त संसाधन के साथ, या आप ये कह लीजिए कि साधन, यानी एक प्रकार से किट का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, है ना। एक बार म्यूट हो जाइए, कोई बच्चा शायद अनम्यूट है जिसकी वजह से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। विनीत शुक्ला जी, आप म्यूट हो जाइए।
ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे सामने आता है, तो एक और हमारे सामने देखने को मिलता है कि आवश्यकता निर्धारण उपागम। देखिए ये मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, पहला अभी आप लोगों से बात किया है व्यक्तिक उपागम के बारे में, दूसरा मैंने बात किया सामुदायिक शिक्षा के उपागम को लेकर, तीसरा मैं बात करने चल रहा हूँ आवश्यकता निर्धारण का उपागम। अभी मैं बताऊँगा यही अप्रोच, यही प्रारूप का जो नाम है कुछ विद्वानों ने दिया है, वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आवश्यकता निर्धारण का उपागम क्या कहता है कि सामुदायिक संगठनकर्ता प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं का निर्धारण करता है। अब प्राथमिकता आप समझ गए, जैसे मैंने कहा कि किसी क्लाइंट या किसी समुदाय के अंदर आप जाते हैं तो 10 प्रकार की समस्या मिलती है ना, और उसमें अगर आपको लगा कि भाई उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है ना, उसके खाने के लिए भोजन नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड अगर है उस व्यक्ति के लिए तो खाने के लिए भोजन हो सकता है। ये 10 समस्या में से एक समस्या ये भी है। या आप यहाँ पे सोच लीजिए स्वच्छता की बात करें, वहाँ पे स्वच्छता नहीं है उस कम्युनिटी में, तो स्वच्छता को भी आप प्राथमिकता के स्तर पर रखिए, है ना। तो ये क्रम बनाइए कि आपको जो लगता है कि इस कम्युनिटी में सबसे अहम क्या है उस लक्ष्य को रखिए। तो वही बोला जाता है प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं का निर्धारण करता है, और यह जानकारी करता है कि कौन सी आवश्यकता सदस्यों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, और उसी के आधार पर सदस्यों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए उनके लिए उपयुक्त कार्यक्रम का चयन करके सदस्यों की इच्छा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। तो उसको बोला जाता है आवश्यकता का निर्धारण। फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि आवश्यकता का निर्धारण का अप्रोच क्या होता है। बेसिकली आवश्यकता में हमें ये देखने को मिलती है कि पहले 10 टाइप की वहाँ पे समस्या मिलेगी, और 10 टाइप की समस्याओं के आधार पर जब हम काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम एक कार्यक्रम बनाते हैं। कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि एक प्लानिंग करते हैं, एक आयोजन करते हैं, जिससे उस समुदाय के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की इच्छा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो निर्धारण करने का मतलब ये हुआ कि प्राथमिकता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मतलब आपने चयनित लक्ष्य कर लिया है और उसी के आधार पे आपने कार्यक्रम का भी चयन कर लिया है, और उनकी आवश्यकता और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। यह आपका सामुदायिक संगठन के उपागम के अंतर्गत तीसरा उपागम है, जहाँ पे आवश्यकता निर्धारण का उपागम बताता है। वहीं अगर हम चौथे की बात करें विस्तृत उपागम के बारे में, तो ये सामुदायिक संगठन में संगठनकर्ता व्यापक उपागम का उपयोग करता है। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, यानी एक प्रकार से आप ये कहिए विस्तृत लेवल पर। यहाँ पर पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, यानी जो सोशल वर्कर होता है एक प्रकार का मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है, पथ प्रदर्शक के रूप में काम कर रहा है, उसे एक प्रकार से जागृत की अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है। संगठनकर्ता को ऐसे कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए जो समुदाय के सदस्यों के अनुरूप हो, ना कि प्रतिरूप हो। अनुरूप का मतलब आप एक बार बताएं जरा, अनुरूप का अर्थ प्लीज बताएं। इसका मतलब आपको मैं बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। समान रूप वाला, या आप ये कह लीजिए अनुकूल, यानी एक प्रकार से उस समुदाय में वांछनीय व्यवहार किया जाए। क्या किया जाए? वांछनीय व्यवहार किया जाए। ठीक है, यहाँ पे अच्छा कार्य करने की बात करता है, यानी उसी के साथ काम करने की बात करता है, समान बात करने की बात करता है। ठीक है, जैसा है वैसा ही बात करने की तात्पर्य बताता है, समानता की बात करता है, तो यह अनुरूप होता है, अनुकूल होता है ना। और संगठनकर्ता एक विस्तृत सोच को विकसित करके वैज्ञानिक ज्ञान और निपुणता के माध्यम से सामुदायिक विकास की प्रक्रिया को फिर प्रारंभ कर देता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा शुरुआत में कि व्यक्तिक उपागम किस तरीके से भूमिका निभाया, जहाँ पे केस के माध्यम से किया। दूसरा, आपने सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पे आपने अहम भूमिका देखा एक 10 लक्ष्यों में से एक लक्ष्य का चुनाव को लेकर। तीसरा, आपने आवश्यकता का निर्धारण देख लिया कि वहाँ पर देखा कि जब 10 लक्ष्यों में से उसकी आवश्यकता ये रही तो उस पर आपने कार्यक्रम का चयन कर लिया, और फिर उसके बाद उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा। फिर नंबर 4 पे जो चीज़ें रही वो ये रही कि उस समुदाय के लोगों के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया, और उस कार्यक्रम में ऐसी एक्टिविटी करवाई गई जहां उस समुदाय के लोगों के अनुकूल क्रियाविधि रही।
जहां आप लोगों ने वैज्ञानिक ज्ञान और निपुणता के माध्यम से समुदाय का विकास करना प्रारंभ कर दिया। तो ये थोड़ा सा व्यापक लेवल पर है, बड़े लेवल पर इस पे अच्छे कार्य होते हैं और कुछ समय तक कार्य होते हैं इस पर, विस्तृत उपागम पर। उसके बाद आता है सामाजिक क्रिया का उपागम। सामाजिक क्रिया का उपागम कहता है कि समुदाय कार्यकर्ता समुदाय कल्याण के लिए सदस्यों और समुदाय के मध्य बेहतर सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है और यह समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से विकास करने का प्रयास करता है। सामुदायिक संगठन में कार्यकर्ता सदस्यों में आत्मचेतना, जागरूकता और स्वास्थ्य जनमत तैयार करता है। कहने का तात्पर्य सामाजिक क्रिया में समुदाय कल्याण को लेकर था, जहाँ पे उस समुदाय के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के बेहतर समन्वय बन सके, उनका सामंजस्य बन सके, कोऑर्डिनेशन बन सके और समुदाय की जो आवश्यकताएं हैं अंतःक्रिया के माध्यम से उसका पूरा किया जा सके और उसका विकास हो सके। कार्यकर्ता यहाँ पे सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है, आत्मचेतना की बात करता है, लोग इंडिपेंडेंट हो सके, स्वयं निर्णय ले सके और क्रिया को सक्षम बना सके, इस तरीके का काम करता है जो है सामाजिक क्रिया उपागम। सामुदायिक संगठन के उपागम ये 5 टाइप के हैं, पांचों के पांचों आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार मुझे रिपीट करिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत या वैयक्तिक रूप से कहेंगे। नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर सामुदायिक शिक्षा की बात होगी। नंबर 3 पे अगर हम लोग बात करें तो समुदाय का निर्धारण होगा, सामुदायिक निर्धारण होगा। नंबर 4 पे अगर हम लोग बात करें तो विस्तृत, जिसको आप बोलते हैं व्यापक पर, अब एक बड़े लेवल पर काम करना, जिसको विस्तृत उपागम बोलते हैं। नंबर 5 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो सामाजिक क्रिया को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके 5 कॉमन है जहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। विथ अर्थों के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सामुदायिक संगठन के जो प्रारूप बताए गए बेसिकली कुछ विद्वानों के द्वारा बताए गए। आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं जैक रॉथमैन का नाम, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करिएगा कॉपी पर अपने और इसे अवश्य पढ़ के जाइएगा। इस समय सोशल वर्क में ये सामुदायिक संगठन का प्रारूप के रूप में 3 नाम आते हैं, एक सिद्दीकी जी का नाम आता है और एक रॉथमैन का नाम आता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक नाम आपका आता है रॉस का। ये 3 ऐसे विद्वान हैं जो एग्ज़ाम में प्रश्न में, अगर हम बात करें प्रश्न लेकर आते हैं एग्ज़ाम में, ये 3 विद्वान। तो रॉथमैन ने यहाँ पे 3 टाइप के बताए। नंबर 1 था स्थानीय विकास का प्रारूप, नंबर 2 था सामाजिक नियोजन का प्रारूप, नंबर 3 था सामाजिक क्रिया को लेकर। जब सामाजिक क्रिया की बात होगी तब आप लोग वहाँ पर एक एक्शन वाली एक्टिविटी को सोचिएगा, एक आंदोलन वाली एक्टिविटी को सोचिएगा तो आपका ये स्पष्ट हो जाएगा। स्थानीय विकास की बात अगर हम करें तो यह स्थानीय विकास का प्रारूप सामुदायिक संगठन की वह प्रक्रिया है जहाँ पे सामुदायिक संगठनकर्ता और संस्था निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या की आवश्यकता के लिए विभिन्न सेवाओं और कार्यक्रमों को बनाता है और उनका प्रारूप तैयार करता है। विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और नवीन कार्यक्रम और सेवाओं को ये सम्मिलित कर देता है, वही स्थानीय विकास प्रारूप कहलाता है। रॉथमैन का ये, जहाँ पर आपने कॉमन चीज़ों पर बात करते हैं, कार्यक्रम पर बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन की बात आप करते हैं, आप सेवा देने की बात करते हैं, नए नए कार्यक्रम देने की बात करते हैं, वह स्थानीय विकास में काम करते हैं। दूसरा सामाजिक नियोजन की बात करता है। बेसिकली यहाँ पे जो सामाजिक संगठनकर्ता होता है या कार्यकर्ता होता है, संस्था के किसी शहर का हो या कस्बे का हो या नगर का हो या गांव का हो या नगर पालिका क्षेत्र आदि राज्य के उपलब्ध सेवाओं की आवश्यकता का विश्लेषण करेगा और उन्हें अधिक कुशल बनाने में, उपलब्ध कराने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा, एक प्रकार से फ्रेमवर्क तैयार करता है। जैसे अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर, जैसे आप अगर हम बात करें यहाँ पे शिक्षा 2000 जो है नीति आई थी, शिक्षा 2019 की एक शिक्षा नीति आई थी नई, तो वो बेसिकली कुछ ही राज्यों में लागू है। सबसे पहला जो राज्य था वो कर्नाटक था, दूसरा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तो हम कह सकते हैं कि उस एरिया का, उस क्षेत्र में सामाजिक नियोजन का प्रारूप जो है लागू किया गया है। वैसे ही स्वास्थ्य है, फिर आवासीय है, फिर महिला सशक्तिकरण है। ठीक है, ये सामाजिक नियोजन का प्रारूप बताता है रॉथमैन का।
बात करते हैं सामाजिक क्रिया को लेकर। यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, ये आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में होता है, जहाँ पे विशेष मुद्दों पर ये चर्चा करता है और लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है सामाजिक क्रिया का प्रारूप। तो ये थे 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे शुरुआत में ये जो 3 मॉडल्स प्रस्तुत किए गए थे जैक रोथमैन द्वारा किया गया था 1968 में। उसका शुरुआत में नाम रखा गया था अवस्थिति विकास और सामुदायिक नियोजन और सामुदायिक कार्रवाई, परंतु इसमें हुआ संशोधन और ये संशोधन हुआ 2001 में रोथमैन के मॉडल में। तो यहाँ पे नाम कुछ इस तरीके से बदल कर रख दिए गए, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाम बदला गया स्थानीय विकास, सामुदायिक नियोजन या आप ऑब्लिक करके नीति भी कह सकते हो। तीसरा था सामुदायिक क्रिया या आप इसे सामाजिक क्रिया के रूप में भी देख सकते हो। तो यही आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैक रोथमैन का सामुदायिक प्रारूप का मॉडल नहीं है। तो ये 3 रहेगा और 1 आपका रॉस का दे देगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोगों से। बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक विद्वान और आते हैं एच.वाई. सिद्दीकी महोदय। एच.वाई. सिद्दीकी के अनुसार भी 3 प्रारूप बताए गए, याद रखिएगा। और ये 3 प्रारूप जैक रोथमैन का ही विश्लेषण करते हुए इन्होंने बताए थे। हालांकि इस प्रारूप को करने के लिए इन्होंने कुछ चरणों से रूबरू करवाया था प्रारूप में, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु आप एक बार देख लीजिए कि सिद्दीकी महोदय का प्रारूप के चरण कौन कौन से हैं। एक है भौतिक क्षेत्र की पहचान करना है, स्थिति की परख रखनी है, समुदाय में प्रयोग और समुदाय के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता की पहचान, फिर कार्यात्मक नियोजन का प्रयोग, फिर संसाधन नियोजन का प्रयोग, समुदाय में एक संगठनात्मक संजाल का विकास करना, निश्चित समय सीमा में समाज कार्य द्वारा आंशिक रूप से बाहर निकालना। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आएगा, परंतु आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बना दे, है ना। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी अगर हम बात करें, देखिए ये था सामुदायिक विकास का प्रारूप। ये पहला था सामुदायिक विकास का प्रारूप करने का ये स्टेप है, ये चरण है, ये सामुदायिक विकास करने का स्टेप है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप लोगों ने नाम सुना होगा, और ये जो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम था, शुरुआत जो किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के परिप्रेक्ष्य में बात कही गई थी। मैं यहाँ पे सिद्दीकी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, परंतु मैं आप लोगों से सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे चर्चा कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों से बनाया जा सकता है सवाल। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया और भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय के विकास की पहल की और 55 ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक और आ गया, 55 सामुदायिक परियोजना का शुभ आरंभ किया गया। कितने परियोजना का स्टार्ट किया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में? तो 55 परियोजना आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित था। ये बेसिकली ग्रामीण को लेकर था। बहुत बच्चे शहरी को लगा के चले आते हैं, वहीं गलत हो जाता है, ये याद रखिएगा सभी लोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बेसिकली ये प्रारूप से मुझे याद आया है, तो इसलिए मैं आपको ये एडिशनल फैक्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो समुदाय के सदस्य यहाँ पे समुदाय से संबंधित किसी भी मुद्दे से संबंधित निर्णय लेना और हल करने में शामिल है। यहाँ पे कार्यक्रम में संचार प्रणाली में सुधार करने का काम करता है। ये देश के कृषि कार्यक्रम में पर्याप्त वृद्धि करने की बात करता है। ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा आदि में सुधार प्रदान करने की बात करता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यही नहीं, मैं बता दूं आपको कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य ऐसे एग्जाम में पेपर में आता है सवाल कि प्राथमिक उद्देश्य बताइए, तो ऑप्शन में आप लोगों को लिखा मिलेगा कि सामुदायिक क्रिया को बढ़ावा देना पहला रहेगा, और दूसरे अगर हम बात करें बनाए रखना समर्थन यानी कोऑर्डिनेशन, एक प्रकार से अगर हम बात करें समन्वय को बनाए रखना, ये दूसरा एक अहम उद्देश्य है, प्राथमिक के अंतर्गत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से अगर उद्देश्य की बात करूं तो गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। ये तीसरा आप पॉइंट नोट कर सकते हैं यहाँ पे।
गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना एक अहम भूमिका होगी। गांव के लोगों को अपने कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए उद्योग विभिन्न रोजगार सुविधाएं और प्रशिक्षण स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। यह जो सिद्धांत बेसिकली है वो समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है। इसके सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रकार के सिद्धांत बताए गए थे। आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट था सामाजिक न्याय। नंबर 1 पॉइंट था सामाजिक न्याय। नंबर दूसरा जो था आपका आत्मनिर्णय। नंबर दूसरा जो था आत्मनिर्णय। नंबर 3 जो था अधिकारिता। नंबर 3 जो था अधिकारता। नंबर 4 जो था मानव अधिकार। नंबर 4 जो था वो मानव अधिकार। नंबर 5 जो था वो था सामूहिक कार्य। ये 5 ऐसे सिद्धांत हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो 2 अक्टूबर 1952 से चलाए जा रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का टोटल निचोड़, टोटल निष्कर्ष की बात करें या सार की बात करें तो इसका सार केवल यही है, लोक भागीदारी। क्या है? लोक भागीदारी इसका सार है। बस इसके अलावा, इस शब्द के अलावा कोई और शब्द आए तो कभी लगाना ही मत। हो सकता है सड़कों का निर्माण आ जाए, हो सकता है परिवार नियोजन आ जाए ऑप्शन में, हो सकता है सिंचाई आ जाए आपके ऑप्शन में, लेकिन आप लोगों को और ऑप्शन में नहीं जाना है, केवल उस ऑप्शन को देखना जहां पे लोक भागीदारी लिखा हुआ है। यही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार है। बस ये ध्यान रखिएगा। सिद्दीकी का एक यहाँ पर सामुदायिक विकास प्रारूप के अंतर्गत। वहीं अगर हम बात करें व्यवस्था परिवर्तन का प्रारूप भी बताया। इन्होंने कहा कि समाज में सेवाएं प्रदान करने वाली व्यवस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा योजन, पर्यावरण संरक्षण, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण। और इस प्रारूप की यह मान्यता है कि व्यवस्था अनेक कारकों की वजह से कार्य करना बंद कर देती है, जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो, उसी प्रकार से मूल्य में परिवर्तन के साथ उत्पादन की गुणवत्ता में परिवर्तन हो। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। तो व्यवस्था परिवर्तन बेसिकली किस चीज से है? जहां व्यवस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा योजन, पर्यावरण संरक्षण, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण के रूप में समाज में जो सेवाएं होंगी इनको प्रदान किया जाएगा और इनके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। अनेक प्रकार के कारकों की वजह से कार्य करना जो होता है बंद कर देता है। तो वह रीजंस जानने के बाद आप कार्यक्रम को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं आप लोगों से एक बात करूं, यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे, उदाहरण के तौर पे भारत की 9वीं शिक्षा नीति के मसौदे में लिया गया 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होना चाहिए ये क्या है। 68 से शुरुआत हुआ था। सबसे पहले आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा कि शुरुआत में जब शिक्षा नीति आई संसद में प्रस्तुत करने के बाद मई 1986 में पास करवाया गया। बाद में 1986 में इसकी भूमिका हमें देखने को मिली थी। लेकिन जो 1968 की थी, 1968 की थी, वो आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देती थी, क्योंकि इसमें केवल कोठारी कमीशन के द्वारा दिए गए सुझाव का क्रियान्वयन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी शिक्षा नीति के रूप में इसको फिर स्वीकार कर लिया गया 1986 में। 1986 में इसको स्वीकार किया गया। 1986 में इसको जो है स्वीकार किया गया था। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो उस समय 86 में क्या हुआ कि जैसे स्वीकार हुआ तो शिक्षा सुधार के ढांचे को बनाया गया। तो वहाँ पर व्यवस्था सुधार की अगर हम जब बात किए तो वहाँ पर हमें देखने को मिला 10+2+3, जैसा कि आप लोग भली भांति तरीके से इससे परिचित हैं, और जिसमें देश की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा उद्देश्यों का निर्धारण किया गया और ऐसी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई जिसमें लोकतंत्र पर उद्देश्यों को प्राप्ति संभव हो सके। हालांकि यूपी में अगर हम बात करेंगे तो यही 10+2+3 का ही लागू प्रक्रिया चल रही है। इस समय यही प्रक्रिया आपकी चल रही है। यहाँ अभी नई शिक्षा नीति के बारे में अगर हम बात करें 2019 वाली, वो चीज़ें अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। केवल मध्य प्रदेश में है और कर्नाटक में है, 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इसको लागू किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिला। और 86 में के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने का जो माध्यम बताया गया, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बताया गया था। प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को विभाजित भी किया था।
उद्देश्य उसका था कि दोषों को दूर करना है, भारतीय शिक्षा संरचना को अधिक दुरुस्त करना है। ये बेसिकली उसका एक उद्देश्य बनाया गया। आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन जी, और इन्हीं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतिम मसौदा तैयार करने के लिए समिति अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो बनाई गई थी, उसी का फिर संशोधन कर दिया गया सन 1992 में। आपको मालूम होना चाहिए 1992 का ये संशोधन है 1992 का, है ना। तो ये चीज़ें आप सबको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ेंगे, थर्ड यहाँ पे देखेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखिए तो सिद्दीकी का जो था बेसिकली 1997 का था, तीसरा संरचना परिवर्तन से था। देखिए, एक व्यवस्था परिवर्तन है, एक संरचना है, एक प्रतिवेश विकास का मॉडल है ना। ये तीन ऐसे हैं जो रॉथमैन के द्वारा सुझाव दिए गए मॉडल जो थे, उन्हीं का इन्होंने क्या किया, परिवर्तन करके अपना सिद्दीकी महोदय ने सन 1997 में ये दिया है। 3 प्रारूप नोट कर लीजिएगा, तीनों के तीनों प्रारूप HY सिद्दीकी जी का नाम आ जाएगा। बाकी आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आएगा किसका, देख लेते हैं। यहाँ पर रोश का आएगा। रोश कहाँ पर है भाई, रोस, मुर्रेजी रोस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुर्रेजी रोस। मुर्रेजी रोस का जो दृष्टिकोण था वो था 1955 में आया था ये दृष्टिकोण या अप्रोच या आप ये कह लीजिए प्रारूप। और इन्होंने 3 ऐसे प्रारूप दिए। देखिए, एक तो रॉथमैन बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपका रोस है। आपको बता दूँ 90% में एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस में ये रोस का नाम है, और आपको ध्यान रखिएगा रॉथमैन का। 10% केवल सिद्दीकी जी का नाम आता है, बाकी 90% आप ध्यान चलिएगा इनका। तो एक याद रखिएगा, सामान्य रूपरेखा दृष्टिकोण बोला जाता है, विनिर्दिष्ट रूपरेखा बोला जाता है, प्रक्रिया विनिर्दिष्ट को विशिष्ट भी कहा जाता है। कभी कभी विशिष्ट आ जाता है, पूछ ले कभी सामान्य दृष्टि उपागम, विशिष्ट उपागम और प्रक्रिया उपागम किसका नहीं है, तो आप बोल देना, उसमें से नाम लिखा रहेगा। फिर तो रोस का तो है, सिद्दीकी का हो सकता है, एक रॉथमैन का हो सकता है, एक ट्रैकर भी नाम आ सकता है, तो किसका नहीं है, तो अब इनमें से जिसका भी नाम आएगा उसको लगा के चले जाना। ठीक है, ये चीज़ें आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। हालांकि रणनीति वगैरह के बारे में बात करें या उनके दृष्टिकोणों पर बात करें कि कौन कौन सी रणनीतियाँ होती है, तो पीटर ड्रीवर का नाम आता है। यहाँ पे टाइपोलॉजी एक विवेचना एक शब्द है, इस शब्द को अगर कोई विद्वान प्रतिपादित किया है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है NTA UGC नेट में, तो आप यहाँ पे ये नाम नोट कर लीजिएगा, पीटर ड्रीवर का नाम आता है। टाइपोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1996 में। ठीक है, यह रणनीति के रूप में यूज़ किया था। तो यहाँ पे सामुदायिक संगठन की बात है, समुदाय आधारित विकास है, सामुदायिक आधारित सेवा प्रावधान है, इन शब्दों के बारे में चर्चा किया। रॉबर्ट फिशर की बात करें तो रॉबर्ट फिशर महोदय ने 1984 में 3 प्रमुख दृष्टिकोणों पर भी चर्चा किया है, लेकिन ये टेक्निक के रूप में देखने को मिलता है। तो एक तो इन्होंने बताया था सामुदायिक कार्य दृष्टिकोण, दूसरा इन्होंने बताया था राजनीतिक सक्रियवादी दृष्टिकोण। इन पॉइंट को ध्यान रखिए, बाकी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने वहाँ पे आप लोगों को व्याख्या कर दिया है। तीसरा था प्रतिवेश अनुरक्षण का दृष्टिकोण। अनुरक्षण बेसिकली क्या है, मूल्यांकन जैसी प्रक्रिया को परिभाषित करती है। आगे बात करते हैं, और सोएल एलेंस्की का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। सोएल एलेंस्की महोदय सन 1945 में सामुदायिक प्रतिवेश जो संगठन है उसके संस्थापक में से एक हैं, जो सामुदायिक संगठन के दृष्टिकोण में गहनतर परिलक्षित हुआ है। मतलब एक प्रकार से इन्होंने गहन तरीके से अध्ययन किया है आधुनिक प्रतिवेश संगठन। और आधुनिक प्रतिवेश संगठन के संस्थापक कौन है, सोएल एलेंस्की हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है ये। और इसी के अंतर्गत 2 ऐसे दृष्टिकोण बताए, एक परंपराएं बताए, जैसे एक था सामुदायिक संचालन की परंपरा, और एक यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो नीचे मिलेगा, एक यहाँ पे 2 था, एक मिनट, एक आप उसको लिख लीजिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। एक आपका सामुदायिक संचालन का मिलेगा और एक को अभिप्रेरणा मिलेगा, अभिप्रेरणा का संचालन, जिसको प्रोत्साहन भी कह सकते हैं आप लोग, प्रोत्साहन भी बोल सकते हो। तो 2 शब्द यहाँ पर आप लोगों को परंपरा के आधार पे मेंशन किया गया है। फिर हन्ना एंड रॉबिन्सन का नाम आता है। हन्ना रॉबिन्सन की बात अगर हम लोग करें 1984 में इन्होंने
परिवर्तनकारी प्रारूप मॉडल दिए और 3 रणनीति शामिल किया। एक इनका आता है पारंपरिक रणनीति, दूसरा आता है सीधी क्रिया समुदाय संगठक के रूप में, क्रिया का मतलब कार्यवाही होती है, और तीसरा आता है परिवर्तनशील सामुदायिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये 3 ऐसे अन्ना और रॉबिन्सन का नाम मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, हन्ना और रॉबिन्सन 1994 में। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे के सारे हैं। यहाँ पे देखिए, एक हन्ना और रॉबिन्सन ने पहली 2 रणनीतियों के अपर्याप्त करार दिया है, तीसरी जो रणनीति का पक्ष लिया है, तो सामाजिक परिवर्तन वाले पर इन्होंने अधिक काम किया है, और इसी के आधार पर एक किताब इन्होंने लिखा, पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर 1972 में लेख से प्रेरित हुए, और प्रेरित हुए हैं ये 1972 में, लेकिन ये किताब है हन्ना रॉबिन्सन की। ठीक है, ये याद रखिएगा, उससे ये प्रेरित हुए हैं। यहाँ पे अगर हम किताबों की बात करें तो आप नोट कर लीजिएगा कि मुर्रे जी रोस का जब नाम आता है, पहला आप छोड़ दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दूसरे यहाँ पे मुर्रे जी रोस है 1955 वाली, ये किताब एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आप लोग नोट कर लीजिए। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रिंसिपल की किताब है, ये किताब एग्जाम में पूछा जा चुका है। रोथमैन, जैक रोथमैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2001 में जो है स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिटी इंटरवेंशन की बात है, 6ठा संस्करण था ये, परंतु ये एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे क्योंकि इनके प्रारूप के बारे में पढ़े हो तो इसलिए आप इसको ध्यान रख सकते हो। स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिटी इंटरवेंशन। बात करते हैं एच.वाई. सिद्दीकी के बारे में, सन 1997 में, तो 1997 वर्किंग विद कम्युनिटी, ये 3 विद्वान, तीनों के किताब के नाम, और इन्हीं तीनों के किताबों पर इनके जो प्रारूप दिए गए थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 3 लोग का नाम इम्पोर्टेंट था, बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दीजिएगा, वही चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, सामुदायिक संगठनकर्ता आप अगर हैं तो आपकी क्या क्या भूमिका हो सकती है। आप मार्गदर्शन के रूप में जाने जाते हैं, आप संप्रेषक के रूप में जाने जाते हैं, आप परिचालक के रूप में जाने जाते हैं, आप विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, आप सलाहकार हैं, आप अनुप्रायक मतलब एनिमेटर आप हैं, आप संयोजक हैं, आप परामर्शदाता हैं, आप प्रतिमान हैं यानी एक प्रकार का मॉडल हैं, आप प्रवर्तक हैं, आप प्रेरक हैं, आप उत्प्रेरक अभिकर्ता भी हैं जिसको आप कैटलिस्ट भी कहते हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, आप सुसाधक भी हैं, आप बिचौलिया भी हैं जिसको आप मेडिटर बोलते हैं, और आप ही शिक्षक भी हैं। आपके इतने नाम हैं, कुल टोटल 16 नाम है, 16 नाम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आप इतने नामों से जाने जाते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि केवल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ही हो, ये आप केशवर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नाम बता सकते हो, आप सामुदायिक समूह कार्य के अंतर्गत भी सामूहिक कार्यकर्ता की ये भूमिका आप बता सकते हो, कोई दो राय नहीं है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर भी इन सब के बारे में बता सकते हो। तो ये था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप कह लीजिए, या आप यहाँ पे उपागम कह लीजिए, बात वही है। सामुदायिक संगठन के चरण होते हैं, आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कैसे, उसके लिए स्टेप होना ज़रूरी है। तो स्टेप कौन कौन से होने चाहिए ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए जिस प्रकार एक क्रमबद्धता योजना की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कई चरणों से आपको गुजरना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 चरण, इससे तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रवेश सबसे पहले आता है, फिर अध्ययन आता है, फिर निदान आता है, फिर उपचार आता है, फिर मूल्यांकन आता है, फिर समाप्ति आती है, फिर प्रतिपुष्टि आती है। हालांकि आपको तो मालूम ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये याद रखिए कि अवलोकन तथा स्वीकृति प्रदान करना यह आपका पहला स्टेप बनेगा। आप प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति और सभ्यता होती है जो दूसरे समाज से भिन्न होती है। सदस्यगण अपनी संस्कृति को दूसरी समाज की संस्कृति से विशिष्ट मानकर उसमें प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है, आवश्यकता के आधार पर आप लोगों ने क्या किया, अवलोकन किया और स्वीकृति प्रदान कर दी उस समुदाय को। तो ये आपका पहला स्टेप बन जाएगा। वहीं हम बात करें दूसरे स्टेप में, तो अध्ययन करना होता है। अब अध्ययन कई टाइप से हो सकता है, मनोसामाजिक अध्ययन हो सकता है आप लोगों का, आप समुदाय के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं कि उसके सर्वे के माध्यम से कि भाई इसमें क्या क्या, इस समुदाय में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी योजनाओं से ये लोग रूबरू नहीं है, और क्या चीज़ें इसमें है, स्वच्छता कितनी है कितनी नहीं है। इन सभी चीज़ों का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसी के आधार पे फिर आप कार्यक्रम भी बनाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आवश्यकता की चेतना का प्रसार करने की बात करते हैं, और देन उसके बाद अगर हम बात करें तो संगठन का रचना
रचना प्रारूप की बात करते हैं, संगठन का रचना यानी एक प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसके बाद नेतृत्व का विकास करने की भूमिका पे बात करते हैं, लीडरशिप की भूमिका पे बात करते हैं, ताकि उसका डेवलप हो सके और समुदाय को सही तरीके से चला सके। और फिर उसके बाद कल्याणकारी योजना और कार्यक्रम तैयार करना शुरू करते हैं, ये छठा नंबर था। और उसके बाद अगर हम बात करें कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, यानी अब कार्यक्रम आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ जैसे ही कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद बीच बीच में जब आप काम करवाते हैं तो उस दौरान आपको साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तो साधनों को संचालित करना भी समुदाय के अंतर्गत आता है इस स्टेप के अंतर्गत। और मूल्यांकन और ऐच्छिक परिवर्तन लाना भी पाठ बन जाता है, और लास्ट में आपका समापन हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है क्या मिल जाएंगे, चरण मिल जाएंगे। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के एक कॉमन चरण थे, परंतु अगर किसी विद्वान का नाम के साथ आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में तो 6 चरण बताने वाले क्रॉस महोदय थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, उद्देश्य को एक निश्चित कथन या विवरण की देने की, फिर तथ्यों की खोज करना, फिर साधनों और आवश्यकताओं के बीच में वांछनीय परिवर्तन लाने की बात करना, फिर अस्थायी योजना और चुनी गई सेवाओं की वैधता का परीक्षण करते हैं, फिर मुख्य योजना का विकास करते हैं अगर अस्थायी योजना से अलग होकर वो भी, फिर अंतिम चरण बन जाता है सेवा में बदलना। मतलब एक प्रकार से अब आपने वहाँ पे उसको क्या कर दिया, सेवा प्रोवाइड करा दी, और इस वजह से उस समुदाय के जो सदस्य थे समाज की मुख्य धारा से जुड़ के समाज में सकारात्मक बिहेवियर कर रहे हैं या व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। एक नाम आता है सैंडरसन और पॉल्सन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। सामुदायिक संगठन के 7 चरणों पर बात किया है। नंबर 1 इसमें आता है कि समुदाय के विश्लेषण और निदान। नंबर 2 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो गतिकी आती है, एक प्रकार की डायनेमिक क्रियाविधि। नंबर 3 आती है परिस्थिति की परिभाषा। नंबर 4 आता है औपचारिक संगठन, और नंबर 5 आता है सर्वेक्षण। नंबर 6 आता है कार्यक्रम। 7 में आपका नेतृत्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सैंडरसन और पॉल्सन का नाम हमें देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आप सबके लिए ये, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई अगर डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप लोग हमसे जो है पूछ सकते हैं। बताइए, कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया है। ये चरण आप ध्यान रखिएगा, प्रारूप आप ध्यान रखिएगा, आप सब के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगी क्लासेस, है ना। सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इनको, यूनाइटेड नेशंस को बस। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ ये बेसिकली अभी मैं टेलीग्राम पर मैंने आप लोगों को पूरी यूनिट नंबर 1 की जितनी भी पीडीएफ थी लगभग मैंने भेज दिया है, 1 2 3 करके। अब हम भेजने वाले हैं यूनिट नंबर 4 की पीडीएफ। यूनिट नंबर 4 के जितने भी कंटेंट हैं आप लोगों को अभी मिल जाएंगे। उसके बाद 5 भेज देंगे, 4 और 7 मैं एक साथ भेज देता हूँ। ठीक है, एक मैं पीडीएफ आपको पहले 4 भेजूंगा यूनिट नंबर 4 करके लिख के, फिर उसके बाद मैं यूनिट नंबर 7 कर दूंगा। ठीक है, यूनिट नंबर 7 करके आप लोगों को जो है पीडीएफ भेज दूंगा, तो रह जाएगा केवल 5 और 6। और ये भी 2 दिन के बाद आप लोगों को ये भी पीडीएफ दे दूंगा। फिर आप लोगों के 100 क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाऊंगा जो मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित रहेगा, प्रश्नों की सीरीज रहेगी, ताकि आप प्रश्नों से रूबरू हो जाए। तो एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप प्रश्नों के उत्तर को भी आसानी से ढूंढने का फिर प्रयास करेंगे। फिर मैं वहाँ पर व्याख्या भी करूँगा आप लोगों से क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि एक बार जी सर जी हाँ बोलिए सर बोलिए क्लास जी। यस सर। सर ये कह रहा था मैं, क्या इसकी जो रिकॉर्डेड क्लास है, मतलब जो आप करते हैं 1 घंटे वाली, इसका क्या यूट्यूब पे पड़ा रहता है या नहीं पड़ा रहता? ये यूट्यूब पे सर वीडियोस पड़ी रहती है। जो मैंने वीडियो का लिंक देता हूँ वो हिडन होता है, आप उसे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। आप लिंक के दबाओगे, लिंक पर जाओगे तो आपको मिलेगा। वो प्राइवेट वीडियोस होती हैं, वो केवल आप ही देख सकते हैं सर। तो ओके ओके, वो ठीक है अगर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी वो आपको, हाँ वो हाँ प्राइवेट है। ये जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिलेगी वीडियोस। ओके अगर सर, आपको ओके। ढूंढना है तो आप ग्रुप में ढूंढे वो नाम डाल फिर के। पुरानी वाली मैं एक बार रिवाइज कर लूँ खोल के, तो फिर मुझे लगता है यही करना होगा जो आप कह रहे हैं, लिंक के थ्रू। हाँ, लिंक के थ्रू जाएंगे तभी मिलेगा, प्राइवेट है ना वो आप ओके सर, ऐसे तो कई लोग देख पाएंगे, फिर आप में उनमें फ़ायदा क्या हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए तो हाँ, आपको तो इसी वजह से तो ये चीज़ें हैं प्राइवेट। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट पर आते हैं। तो हमारे सामने आता है यूनिट नंबर 4, जहाँ समाज, प्रकार और विशेषताएँ हमें देखने को मिलती है। अब अगर बात करें इसके अंतर्गत तो आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर देखिए मैं सीधा समाज पर चर्चा करने वाला हूँ। आप ही लोग अच्छा चलो मुझे समझाइए एक बार, समाज किसे कहते हैं?
समाज क्या है? बताइए, एक बार आप भी लोग बताइए मुझे। समाज लोगों का एक समूह है। बिल्कुल करेक्ट। आपने यहाँ पे एक शब्द बताया कि लोगों का समूह इज द राइट, राइट है आपका समाज। बेसिकली अगर हम समाज को बात करें अपने सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल सोशल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक व्यापक समूह को हम कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, उसे हम लोग समाज कहते हैं। समाज शब्द का प्रयोग हम बहुधा दैनिक बोलचाल की भाषा में करते हैं। समाज, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह अथवा संकलन के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पे एक चीज़ दिया गया है यहाँ पे कि हम हिंदू समाज ले सकते हैं, प्रार्थना समाज ले सकते हैं, आर्य समाज ले सकते हैं, ब्रह्म समाज ले सकते हैं, शिक्षक समाज ले सकते हैं, छात्र समाज ले सकते हैं, स्त्री समाज आदि शब्दों का प्रयोग आए दिन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, और भारत सेवक समाज, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड बहुत सारे ऐसे जो समाज सुधारक थे और जो समाज सुधार हुआ है, मैं इस पे आप लोगों के लिए जब क्वेश्चन करवा रहा था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को नोट्स करवा दिया है, तो वो इनफ है आप लोगों के लिए यहाँ पे जानना, वो भी ज़रूरी है। भले आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु मेडिकल सोशल वर्कर होने के नाते आप सबको ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, कब क्या परिवर्तन हुआ। आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करें तो इन्हीं शब्दों में जो है हम समाज शब्द का प्रयोग समान अर्थों में करते हैं। आगे बात करते हैं, अर्थात जब हम शिक्षक समाज की बात करते हैं तो उस समय हमारे मन में इसका तात्पर्य शिक्षकों का एक समूह होता है, परंतु इस अर्थ में समाज शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या दृष्टिगत नहीं हो पाती है ना। एक मिनट।